औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, हमने आज स्टार्ट किया है पास पेपर्स की सीरीज़ को। हमने सॉल्व करना है वन बाय वन। आप लोग बेटा इस तरह से करो पहले कि आप लोग अपने पास जो है वो एक रजिस्टर रख लो, ठीक है, और बॉल पॉइंट। और पहले इसी तरह से हमने क्या करना है, पास पेपर्स को ओपन करना है जिस तरह से मैंने ये ओपन किया हुआ है, ठीक है। और उसमें वन बाय वन हमने इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद हम एक एक क्वेश्चन को जो है वो पढ़ेंगे, और फिर उसको देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमने किस तरह से इसको लेकर चलना है, ठीक है। तो पहले पीएमएस के इंशाल्लाह हम वन बाय वन करेंगे सॉल्व, उसके बाद हम करेंगे सीएसएस के सॉल्व। अच्छा, तो हम यहाँ पर ये पीएमएस का 2020 का लेटेस्ट जो पिछला है, क्योंकि अभी 2021 का जो पेपर है वो अभी नहीं हुआ, पीएमएस का अनाउंस नहीं हुआ। अभी 2021 में जो कैंडिडेट्स पास हुए थे उनके अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, और उनका जो रिजल्ट है वो अभी अनाउंस नहीं हुआ। सो हमने 2021 से स्टार्ट किया है, और सॉरी 2020 से स्टार्ट किया है, और इसी तरह से बेटा हम पीछे 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 चलते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, पहले तो बच्चे आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, अगर आप पीएमएस के कैंडिडेट हैं, आपने, क्योंकि बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं, सबसे बड़ी जो मिस्टेक है ना बेटा, वो ये इसके बारे में करते हैं कि वो स्टेटमेंट नहीं पढ़ते। आप लोगों ने क्या करना है बच्चे के, पहले ऊपर ये आपने पढ़ना है इसको, 2021 ठीक हो गया। उसके बाद प्रेजेंट कंपोजिशन, जो ये पोर्शन है, टाइम अलाउड 3 आवर्स, क्योंकि जो पीएमएस का होता है उसमें सम टाइम यहाँ पे लिखा होता है 2 आवर्स, ठीक है। तो बच्चे इसके ऊपर फोकस नहीं करते। आप लोगों ने सबसे पहले टाइम के ऊपर फोकस करना है कि टाइम इसमें कितना है, और उसके हिसाब से आप लोगों ने बेटा टाइम मैनेजमेंट करनी है कि ईच जो सेगमेंट है उसको कितना जो है वो टाइम आ रहा है, और फिर उसके हिसाब से आपने सेकंड जो नंबर पे जाना है बच्चे, जो आप इग्नोर कर देते हो जल्दी जल्दी में। आपने क्या कर रहा है, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आया, आपने क्वेश्चन नंबर 1 पे पहुंच गए, ठीक है, ऐसे नहीं करना। उसके बाद जब आपने ये टाइम देख लिया, आपको पता चल गया 3 आवर्स का पेपर है, ठीक है। उसके बाद आपने ये स्टेटमेंट लाजमी पढ़नी है बच्चे, इस स्टेटमेंट को लाजमी पढ़ना है, बिकॉज जो पेपर से रिगार्डिंग जो पीपीएससी है वो चेंजिंग करती है, वो यहाँ पर इस सेगमेंट में मेंशन ज़रूर करती है। बच्चे क्या करते हैं कि वो इस सेगमेंट को नहीं पढ़ते सम टाइम, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने लिखा होता है कि किस पोर्शन के अंदर कौन से और कितने क्वेश्चन करने हैं। जैसे हम इसको पढ़ते हैं कि ऑल द पार्ट्स इफ एनी, ठीक है, अगर कोई है, यानी इफ एनी का मतलब ये है कि अगर कोई पार्ट बनाया है, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है। तो इफ एनी यानी इस पेपर के अंदर अगर पार्ट है, ऑल द पार्ट्स ऑफ ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के मस्ट बी, पार्ट से मतलब बच्चे यहाँ पर ये है कि जो ये पार्ट है ABCD, ठीक है, ये पार्ट्स है, ठीक है। अच्छा, वो उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि ऑल द पार्ट्स मस्ट बी अटेम्प्ट एट वन प्लेस इंस्टेड ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। कि जो जितने भी पार्ट्स हैं, यानी ए है या बी है, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन है उसमें तो कोई एक ही आपने चूज करना है, लेकिन जो बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं उसमें हम पढ़ते हैं कि वो क्या है कि उसमें से कितने करने हैं, क्योंकि वो भी ये मेंशन करते हैं कि एक पार्ट में से आपने कितने करने हैं। तो आपने क्या करना है कि ये नहीं करना कि एक पार्ट आपने ए स्टार्ट किया है सपोज, और उसमें से आपने ए और बी एक जगह पे कर दिए हैं और सी और डी को आप लास्ट पे ले गए हो, उसका आपको आंसर एग्जामिनर नहीं देगा। फिर दूसरी स्टेटमेंट है कि क्वेश्चन नंबर जो है, राइट क्वेश्चन नंबर इन द आंसर शीट इन अकॉर्डेंस विद द क्वेश्चन नंबर इन द क्वेश्चन पेपर। यानी कैसे, मतलब सपोज बच्चे के, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे सपोज आपने पहले ये क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 1, आपने इसको रीड किया है, ठीक है। आपने इसमें लिखा हुआ है कि राइट ए पैराग्राफ ऑफ 200 वर्ड्स ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, ये उन्होंने 4 टॉपिक्स दे दिए हैं, इसमें से आपने इसको रीड किया, एक ग्लास लिया, ठीक है, आप कहते हो कि मैं इसको लास्ट पे ले जाऊंगा, ओके, ले जाऊंगी या ले जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप अनदर क्वेश्चन पे चले जाते हो, क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाते हो। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है, इसमें है कि यूज एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस इन सेंटेंसेस टू मेक देयर मीनिंग क्लियर, ओके। दूसरे में इडियम्स आ गए हैं। थर्ड में राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द स्ट्रीट नॉइजेस, ठीक है, लेटर आ गया।
थर्ड में जो है वो इसके क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं, या आपने लेटर लिखना है या फिर आपने एप्लीकेशन लिखनी है, कोई एक चूज़ करना है। सपोज़ चूँकि हमने पीछे जाना है और हमने उस आपने पहले ये डिसाइड किया कि क्वेश्चन नंबर 1 मैं एंड पे अटेम्प्ट करती हूँ। मैंने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 में मुझे लेटर बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करती हूँ। तो बच्चे आपने क्या करना है कि जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है कि क्वेश्चन नंबर, राइट क्वेश्चन नंबर इन द आंसर बुक इन अकॉर्डिंग्स विद द क्वेश्चन नंबर इन द क्वेश्चन पेपर। तो फिर आपने क्या करना है बेटा, आपने अगर क्वेश्चन नंबर 3 लिखी है और ये सपोज आपकी जो है वो आंसर शीट है, ठीक है, तो इसके ऊपर आपने क्या लिखना है, यहाँ सेंटर में बाकायदा मैं आपको प्रेजेंटेशन भी, जो पेपर की प्रेजेंटेशन है वो कैसे बनानी है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो आपने बेटा क्या करना है, आपने यहाँ सेंटर में सपोज आप लिख रहे हो क्वेश्चन नंबर 3, तो आपने बेटा यहाँ पर मेंशन कर देना है क्वेश्चन नंबर 3, ताकि जब एग्जामिनर है वो चेक करने बैठे तो वो फिर सीधा डायरेक्ट उसको पता हो कि जो ये क्वेश्चन पेपर है इसका क्वेश्चन नंबर 3 इसने सबसे पहले अटेम्प्ट किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, नीचे आप वो क्वेश्चन लिखें कि वो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर वो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। उसके बाद आपने आगे डायरेक्ट जो है वो, अगर तो क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट है तो फिर आपने उसको मेंशन कर लेना है। ठीक है, अगर वो बहुत लंबा है तो फिर आपने वो भी छोड़ देना, अपने डायरेक्ट जो है वो आंसर पे आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि हमने चूज किया था लेटर, चूंकि वो डायरेक्ट मैं आपको जब ये सारे जो है वो इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आपको साथ साथ इसके अटेम्प्ट करने का मेथड भी बताती जाऊंगी कि बेटा आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है इंग्लिश का पेपर। ठीक है, तो वो हम तब करेंगे। अब ये स्टेटमेंट आपको समझ आ गई कि इस तरीके से फिर आपने आंसर लिखना है और फिर उसको राइट डाउन करना है। वो जो प्रेजेंटेशन बनानी है वो हम जो है वो इसके बाद स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अब थर्ड नंबर पे क्या लिखा हुआ है कि नो पेज या नो स्पेस बी लेफ्ट ब्लैंक, यानी खाली नहीं छोड़नी कोई, यानी एक पेज अगर आपने लिखा है, एक पेज अगर किया है तो आपने अगला पेज खाली छोड़ दिया है और उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे चले गए हो। होता ऐसे क्यों है, क्योंकि अटेंशनली तो स्टूडेंट नहीं छोड़ते, अनकॉन्शियसली हो जाता है, आप पैनिक हो जाते हो और पैनिक में फिर आप एक पेपर ब्लैंक छोड़ जाते हो। अब होता है उससे क्या बेटा, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं कि वो एग्जामिनर क्या समझता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक जो पेज है वो यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है, उसके बाद एग्जामिनर ने पेज नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट पेज के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इट इज ब्लैंक, तो एग्जामिनर ने समझना है कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन एंड हो गया, सब आपका वो क्वेश्चन हाफ है विदाउट कंक्लूजन है, तो एग्जामिनर ने आपको 5-4 जो स्कोर दे के उसके बाद आगे। अब नेक्स्ट जो लिखा हुआ भी है तो एग्जामिनर उसको उस पर कंपल्जन नहीं है कि वो ऐड करे। ठीक है, तो आपने क्या करना है बेटा, स्पेस नहीं छोड़नी बिटवीन द आंसर्स, ऑल द ब्लैंक पेजेस ऑफ आंसर्स बुक मस्ट बी क्रॉस्ड, यानी जो एंड पर है उनको क्रॉस करना है। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ऑफ एनी क्वेश्चन और एनी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल नॉट बी कंसिडर, यानी आपने किसको करना है बच्चे, आपने फोकस सिर्फ आस्क्ड क्वेश्चन पे करना है जो उन्होंने पूछा है। मैंने जब अपने जो पिछला बैच मेरा गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें मैंने बच्चों को बार बार एक चीज़ पर फोकस किया था कि बेटा आपने क्वेश्चन को स्टेट आपने गौर से पढ़ना है, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। ठीक है, सो बच्चे जो है वो ये इस स्टेटमेंट को आपने पढ़ लिया, आपको समझ आ गई कि किस तरह से करना है, किस तरह, क्योंकि समटाइम यहाँ पर लिखा होता है जब हम बाकी, ये तो इंग्लिश के पहले हमने स्टार्ट किया है, हम बाकी सब्जेक्ट्स के जो पास पेपर्स हैं उनको भी इंशाल्लाह वन बाय वन इसी तरह से उनको डिस्कस करेंगे और उनको समझेंगे। तो उसमें समटाइम ऐसा लिखा होता है जैसे जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर है तो उसमें पार्ट्स बने होते हैं और वो कह देता है कि सपोज पार्ट ए है, ठीक है, तो पार्ट ए के अंदर उसने दे दिए हैं 5 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस, तो एग्जामिनर यहाँ पर इस पोर्शन में लिख देता है कि ईच जो पार्ट है उसके अंदर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, बट आपने ईच पार्ट में से 3 जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, वो 5 के 5 ही कर आते हैं क्योंकि उन्होंने इस वाले पोर्शन को नहीं पढ़ा होता। तो ये वाला जो पोर्शन है बच्चे वो उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ पर आपने फोकस करना है। ओके, ये पढ़ लिया, उसके बाद आपने आना है क्वेश्चन पे। अब चूंकि ये 2000 जो है वो 20 का पेपर है और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो एग्जामिनर ने बच्चे दिया हुआ है कि राइट ए पैराग्राफ ऑफ 200 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, यानी एनी वन यानी कोई भी एक जो वो है टॉपिक है, गिवन टॉपिक, उसके ऊपर आपने जो है वो लिखना है। अब बच्चे हमने
इसके ये जो 200 का पैराग्राफ है इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन या फिर मिनी ऐसे, ठीक है। एक्सपेंशन या मिनी ऐसे इसके होते हैं 3 पार्ट्स, उसके ऊपर बाकायदा जब हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे, अभी तो हमने फिलहाल आज पूरा ये पेपर डिस्कस करना है, इसके सॉल्विंग पे जब हम आएंगे तो मैं आपको ये तरीका बताऊंगी कि इसको किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। अब पहला आपने क्या किया, आपने पढ़ना है द क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट्स। उसने क्या पूछा, इसमें दो बातें सिर्फ पूछी हैं। क्या पूछा है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, यानी आपने पहले ये एक्सप्लेन करना है, और ये जो पीएमएस की टॉपिक होता है उसकी आउटलाइंस नहीं बनानी होती। ये आप लोग इस बात पर रखें कि जो सीएसएस का ऐसे होता है उसमें आउटलाइंस बनानी होती हैं, बट पीएमएस का जो 200 वर्ड्स का पैराग्राफ रिक्वायर्ड होता है, मिनी ऐसे रिक्वायर्ड होता है, वो एक समरी टाइप होता है, उसमें आपने आउटलाइंस नहीं बनानी होती। ठीक है, उसमें बेटा आपने 3 बनाने होते हैं सेगमेंट। पहला कंक्लू जो इंट्रोडक्शन का सेगमेंट होता है, दूसरा जो होता है वो होता है पहला जो है वो इंट्रो का होता है, दूसरा जो है वो बच्चे इसमें होता है बॉडी का। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या है बच्चे, बॉडी के अंदर आप बनाते हो पैराग्राफ्स, जो कि इंशाल्लाह जब हमने इसको डिस्कस करना है तो मैंने आपको पैराग्राफ्स भी बताऊंगी कि कितनी किस्म के और कैसे, और एंड पे इसका है कंक्लूजन। सिंपली आपने आउटलाइंस नहीं बनानी, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन लिखना है। सपोज जैसे आपने चूज कर लिया इसमें कि मैंने जो है वो क्लाइमेट चेंज, तो आपने पहले क्लाइमेट चेंज का बताना है और फिर डायरेक्ट आपने इम्पैक्ट्स क्या आना है, बीच में कॉजेज नहीं बतानी, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, 20 मार्क्स का है सिर्फ। आपने साथ 20 आपने स्कोर भी देखना है, अगर 30 है तो आपने उसको फर्दर एक्सपेंड कर देना, अगर 40 है तो उसने आपने और लंबा करना है, अगर ये 50 स्कोर है तो आपने इसको थोड़ा और वर्ड्स ऐड कर देने हैं। अब चूंकि ये 20 स्कोर का है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन जितना लिखना है, और एक क्वेश्चन 3 जो है वो पेजेस पर आता है, क्योंकि जो सीएसएस के पेपर्स के पेजेस होते हैं बच्चे वो काफ़ी अच्छे खासे लंबे चौड़े होते हैं। ठीक है, तो वो आपने 3 पेजेस के ऊपर लिखना होता है। तो अब आपने क्या करना है कि सिर्फ 20 मार्क्स हैं, यानी एक क्वेश्चन के अंदर अगर 5 जो है वो 3 आवर्स का 100 स्कोर का एक पेपर है और 3 आवर्स है उसके अंदर, और 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो ईच क्वेश्चन को 35 मिनट्स आते हैं। ठीक है, तो अब आप, और उसमें वो 15 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, मैक्सिमम 20 का होता है, तो ये क्या मैक्सिमम 20 का है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन जितना होना है, और ये मैक्सिमम एक क्वेश्चन 2-3 पेजेस पर जाता है, यानी वो कहते हैं वर्क होंगे, 3 वर्क होंगे, और उनकी अगर दोनों साइडें इंक्लूड करेंगे तो वो 6 पेजेस बन जाएंगे। ठीक है, इस पर फोकस करना है। अब सेकंड उसने क्या पूछा है, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ग्लोबल एजुकेशन। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसमें 2 चीज़ें, एक तो उसने आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कोविड-19 है क्या चीज़। ठीक है, कोविड-19 जरदार गुल की तरह ये ना हो कि ये जो 19 पॉइंट है तो इस वजह से इसको कोविड-19 बोला जाता है। तो कोविड जो है, पहली बात है कोविड का आपको पता हो कि ये क्या चीज़ है। फिर उन्होंने क्या पूछा है, इम्पैक्ट्स पूछे हैं इसके, किस पर, ग्लोबल एजुकेशन के ऊपर, नेशनल एजुकेशन के ऊपर नहीं पूछे, ग्लोबल एजुकेशन। ग्लोबल मीन्स कि हमने थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड एजुकेशन को देखना है कि पूरी दुनिया पर इसके डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब हुए हैं। ठीक है, वो हमने इम्पैक्ट्स सिर्फ किस पे, इसने कॉजेज़ नहीं पूछ रहा एग्जामिनर, एग्जामिनर यहाँ पे सॉल्यूशंस या रिकमेंडेशंस नहीं पूछ रहा, एग्जामिनर इम्पैक्ट्स पूछ रहा है, यानी असरात पूछ रहा है, क्योंकि वो इस चीज़ को मान रहा है कि कोविड तो है, कोविड तो आ गया है, अब इसके इम्पैक्ट्स क्या पड़े हैं ग्लोबल एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट है। ओके, थर्ड के ऊपर चले जाते हैं बेटा। अब थर्ड के अंदर वो क्या कह रहा है, द ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप इन पाकिस्तान। अच्छा, अब उसमें उसने क्या किया है, ये उसका टॉपिक है इंटरप्रेन्योरशिप। अब जो इंटरप्रेन्योरशिप होती है बच्चे, वो होती है कि मतलब जो न्यूली लोग होते हैं जो आते हैं किसके अंदर, बिजनेस के अंदर आते हैं, कोई भी वो अपने पर्सनल जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन उन्हें देती है, या गवर्नमेंट उन्हें देती है, स्टेट उन्हें देती है, वो कोई भी डिफरेंट बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कारोबार करवाती हैं, और वो आके अपना जो स्किल्स हैं उसकी बेस के ऊपर वो कोई भी सेटअप सेट करते हैं, जिसके अंदर वो क्या उनका एक वो जो है लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं और अपनी भी अर्निंग होती है। उसका इंटरप्रीन्योरशिप जो है उसकी उसने एक तो ग्रोथ पूछी है,
कि कैसे है, दूसरी उसकी कामयाबी पूछी है, सक्सेस। तो आपने बेटा जो ग्रोथ एंड सक्सेस है एंटरप्रेन्योरशिप की पाकिस्तान के अंदर, यानी यहाँ पर ग्लोबल का वर्ड यूज किया आपने, इंटरनेशनली लेके जाना है, लेकिन यहाँ पर आपने फोकस किस पर करना है, पाकिस्तान के ऊपर करना है। ठीक है, तो आपने सिर्फ ग्रोथ एंड सक्सेस के ऊपर फोकस करना है, इम्पैक्ट्स की तरफ ध्यान नहीं देना, आपने कॉजेज के ऊपर ध्यान नहीं देना, उसके लिए क्या प्री रेकोजिट्स चाहिए वो नहीं ध्यान देना, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ये वर्क कर रही हैं, कौन से लोग हैं, या गवर्नमेंट इसके लिए क्या काम कर रही है, उस चीज आपने सिर्फ इसकी ग्रोथ और सक्सेस के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, ये उसके बाद है लेट अस चेंज आवर सेल्स बिफोर वी चेंज द सिस्टम, यानी इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आओ पहले खुद को चेंज करें इससे पहले कि सिस्टम बदले, क्योंकि अगर हम खुद को चेंज करेंगे तो सिस्टम चेंज होगा। ये क्या है, ये एक लिटरेरी स्टेटमेंट है, प्रोवर्बियल स्टेटमेंट है। ठीक है, ये एक जो जिनका बच्चों का लिटरेचर के अंदर इंटरेस्ट है, ये उनके हिसाब से जो है वो है, उनको इसके अंदर जो है वो इसके ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने बच्चे क्या करना है कि इसके इसके ऊपर जो है वो आप एक अगर प्रोवर्बियल जो स्टेटमेंट्स हैं उसके ऊपर अगर आपकी कमांड है, तो फिर आपने, जैसे मैंने प्रोवर्बियल एसेस के ऊपर लेक्चर डिलीवर किए हुए हैं, आपने वो सुनने हैं और उसके हिसाब से इनको करना है। अब क्या आपने चारों स्टेटमेंट्स गौर से पढ़ ली, पढ़ने के बाद बेटा आपने क्या करना है, आपने किसी एक को चूज करना है जिसके ऊपर आपको, आपने ये नहीं सोचना कि जो है वो मेजोरिटी इसको अटेम्प्ट करेगी, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज है तो मेजोरिटी इसको चूज करेगी, कोविड है तो मेजोरिटी चूज करेगी, नहीं। आपने जिसके ऊपर आपकी कमांड है, जिसके ऊपर आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, जिसको आप अच्छे से लॉजिकल आर्गुमेंट, रीजनेबल आर्गुमेंट दे के आप उसको रेलिवेंट लिख सकते हो, आपने वो एक टॉपिक चूज करना है। क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा उसके बाद बच्चे जो है वो नेक्स्ट है, इसमें आ गया सेकंड क्वेश्चन, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, हमने इंशाल्लाह इसको करना है जब, तो ये अब उन्होंने पहले आपने क्वेश्चन को रीड करना है, क्योंकि आप वैसे देखो तो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये 12 है, लेकिन उन्होंने क्या क्या यूज एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, यानी 12 हैं तो उसमें से 2 जो है वो आप स्किप कर सकते, जो है वो करने हैं आपने। तो जब आपने यहाँ स्टेटमेंट पढ़नी है, तो स्टेटमेंट पढ़ने से आपको पता चलेगा कि इसमें से कोई 2 मैं छोड़ सकती हूँ। ठीक है, ये छोड़ सकता हूँ कैंडिडेट। ठीक है, उसमें आपने सबको जो है वो रीड करना है अच्छे से, और फिर उसके जब हमने इसको सॉल्व करना है वन बाय वन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जो है, तो उसमें मैं आपको बकायदा प्रेजेंटेशन सिखाऊंगी कि बेटा इसकी प्रेजेंटेशन एक क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से इसका मीनिंग लिखना है, फिर इसका जो है वो आपने इसके सेंटेंस बनाना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बच्चे इसमें क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर या आ गया है कि या तो आप लेटर लिख लो या आप एप्लीकेशन लिख लो, इसके अंदर होता है जो, ठीक है, जिन बच्चों की एक्सपर्टी एप्लीकेशंस पे होती है वो एप्लीकेशन लिख लेंगे, ये भी इंशाल्लाह मेथड पूरा हम डिस्कस करेंगे। ये 10 मार्क्स का है। ठीक है, यानी ईच का, अगर आप एप्लीकेशन लिखते हो तो उसका भी 10 स्कोर है, अगर आप लेटर लिखते हो तो उसका भी 10 स्कोर है। ये इंशाल्लाह हम पूरा के एक एप्लीकेशन या एक लेटर, लेटर कितनी किस्म के होते हैं, उनको किस तरह से लिखा जाता है, और एप्लीकेशंस कितनी काइंड्स की होती हैं, और एप्लीकेशंस किस तरह से लिखते हैं, उसकी पूरी बॉडी इंशाल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से, बड़े जो है वो इजी वे में हम लर्न करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राइट द एंटोनिम्स ऑफ, एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट, जो है जो गिवन वर्ड्स है इनका ऑपोजिट मीनिंग लिखना है ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, अच्छा अब ये फॉलोइंग वर्ड्स, फॉलोइंग वर्ड्स का जब आ जाता है जो वर्ड, तो उसका मतलब है कि इसमें दिया हुआ है टोटल 5 वर्ड्स, तो बेटा 5 के 5 लिखने हैं आपने, इसको जो है वो इसमें से स्किप नहीं करना कोई भी एक वर्ड। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो नहीं मिलेगा, इसका मार्क्स नहीं देगा एग्जामिनर। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद बेटा है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये पीएमएस के अंदर सबसे बड़ी एज ये होता है कि ये यहाँ पे रीराइट का कोई नहीं है, जबकि सीएसएस के अंदर रीराइट का होता है। अब उन्होंने कहा कि चेंज द नरेशन ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे अगेन एनी 5 आ गया। ठीक है, अब हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी 2 जो है वो हम स्किप कर सकते हैं।
अब देखिए, इसमें पहला जो है आपने इनको गौर से पढ़ना है। जो मैंने आपको जो करवाए हुए हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, उस डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के अंदर आपने देखना है कैटेगरीज़। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि कैटेगरीज़ कैसे। जैसे ही सेड अलास, अब अलास क्या है बच्चे? ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब हमने इसको सॉल्व करना है इंशाल्लाह, तो फिर ये मैंने आपको इसका जब पास पेपर्स मैंने आपको इसके टेस्ट लिए थे इंग्लिश ग्रामर के बेटा, तो उस वक़्त मैंने ये ऐड किए थे। ठीक है? अच्छा, अब आपने क्या करना है उसमें से जो होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस, उनकी नरेशन वो मेजॉरिटी चूज करती है। ठीक है? क्योंकि उनको आता है, बट आपने इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं करना। ठीक है? आपने जो 5 कैटेगरीज़ मैंने आपको बताई हैं बच्चे, वो आपने लाज़मी करनी है, बिकॉज़ इसमें आप ये देखो कि जो है वो जो इंट्रोगेटिव भी है, इसमें एक्सक्लेमेटरी भी है, इसमें असर्टिव भी है, इसमें इम्पेरेटिव भी है, और उसके बाद जो है इसमें जो इसने दिया हुआ है लेट के साथ भी जो होते हैं इम्पेरेटिव वाले, वो भी, यानी इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, ये 3 जो है इसमें कैटेगरीज़ उसने डाली हुई एग्ज़ामिनर ने। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो सिर्फ़ असर्टिव सेंटेंसेस के नरेशन को जाते हैं। अब आपने क्या करना है, वो 5 चूज़ करने हैं जो आपको एग्ज़ैक्ट आते हों, जिसमें आपको किसी किस्म का कोई अबहम ना हो कि ये मेरे जो है वो शो नहीं है। ठीक है? अच्छा, अब आपने उसके बाद जो है वो इसकी भी हम इंशाल्लाह कि किस तरह से पेपर में अटेम्प्ट करना है वो हम सीखेंगे। अच्छा, उसके बाद आप एक्टिवाइज पैसिवाइज दिया, चेंज द वॉइस ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग अगेन, ये फिर 7 है। ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे क्या होता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि एग्जामिनर पैसिव दे देता है, और अगर कोई पैसिव सेंटेंस आ जाता है तो उसका फिर आपने एक्टिव करना होता है। ठीक है? यानी रिवर्स रूल अप्लाई करना होता है। जब मैंने आपको एक्टिवाइज पैसिवाइज करवाए थे बेटा, तो फिर मैंने आपको रिवर्स रूल सिखाया था। ठीक है? तो वो आपने अप्लाई करना है। अब इसमें भी आपने क्या, इसमें भी कैटेगरीज़ हैं। ठीक है? यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो जो मैंने आपको 5 काइंड्स की सेंटेंसेस बच्चे करवाए हैं, वो उस पे आपकी जो है एक्सपर्टी ज़रूरी है। असर्टिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी जो है वो सेंटेंसेस, उसके बाद है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, उसके बाद जो है वो इंट्रोगेटिव, एंड नेक्स्ट है बच्चे ऑप्टेटिव। ठीक है? ये जो है एक्टिवाइज स्पेसिफाइज के अंदर इनका बहुत जो है वो रोल है, और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड एक्टिवाइज स्पेसिफाइज बच्चे आप तब तक नहीं कर सकते जब तक इन ये 5 जो काइंड्स ऑफ ये कैटेगरीज हैं सेंटेंसेस की, इन पे आपकी एक्सपर्टी ना हो। आपको जब तक क्लियर ना हो कि असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी कौन से होते हैं, इम्पेरेटिव कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं, और ऑप्टेटिव कौन से होते हैं। ठीक है? तो ये जब हमने इंशाल्लाह जब हमने बाकायदा इनको सॉल्व करना है, तो उसके बाद जो है वो बच्चे हम इनकी भी ग्रामर को भी साथ साथ रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है? ओके, ये तो है आपका पार्ट 1। अब इसका पार्ट 2, चलो हम पार्ट 2 पे चलते हैं। ओके, अब ये बच्चे हैं नेक्स्ट, फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है? अच्छा, अब आपने बेटा क्या करना है कि आपने पहले क्योंकि इसमें उसने कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ कि, अच्छा ये देखो ना, सूटेबल प्रेपोजिशन उसने मेंशन भी कर दिया है कि प्रेपोजिशन है यहाँ पे। यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, एडवर्ब नहीं है, कोई एडजेक्टिव नहीं है, कोई कंजक्शन नहीं है, किसी किस्म का कोई और चीज़ नहीं है, ओनली क्या है, प्रेपोजिशन है। और फिर उसने यहाँ पे ये नहीं बताया कि ये चूँकि कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है, और एनी 6 करे और एनी 5 करे और एनी 7 और एनी 8 है, यानी आपने ये सारे के सारे करने हैं। 10 है तो ईच जो है, और 10 स्कोर है, तो ईच जो हर एक का है उसका एक नंबर है। ठीक है? अब आपने क्या करना है, प्रेपोजिशन लगानी है। तो प्रेपोजिशन मैंने आपको बताई थी, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ पीरियड, प्रेपोजिशन ऑफ, सारा वो मैंने आपको बताया था कैसे कैसे उसको लगाना है। और प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह हम साथ साथ जब पेपर सॉल्व करेंगे, हम प्रेपोजिशन को, हम वहाँ जाके प्रेपोजिशन वाले चैप्टर पे जाके हम वहाँ पे प्रेपोजिशन को रिवाइज करेंगे, उनका रूल रिवाइज करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि इसके ऊपर कौन सी प्रेपोजिशन आती है और इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों आती है, क्या रीज़न है इसके अंदर। ठीक है? तो आपने जो है वो ये क्या करना है कि पहले पेपर के ऊपर जो है ये 5 आपने एक ब्लैंक छोड़ के आपने इसको लिख लेना है।
लिखने के बाद फिर उसके बाद आपने जो है वो इसके अंदर अनदर, अगर आपने ब्लू से लिखा है तो ब्लैक कोई मार्कर लेके उससे फिर आपने जो है वो बीच में इनके फिल करनी है ब्लैंक्स, अप्रोप्रिएट जो प्रेपोजिशन है वो लगा के इंशाल्लाह इसको भी हम थॉरोली करेंगे। अच्छा, अब आ गया बेटा प्रेसी की बात आ गई, ठीक है, जो कि सबसे एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टाइम भी लेता है। ये सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है इसमें स्कोर भी आप देखिए 20 स्कोर है, ठीक है, ऐसे के भी 20 स्कोर है और इसमें प्रेसी के भी 20 स्कोर है। तो आपने बेटा क्या करना है कि जब आप क्वेश्चन पेपर रीड कर रहे हो तो आपने कोशिश करनी है कि हाथ में लेड जो है वो लेड पेंसिल रखनी है, ठीक है, लेड पेंसिल रखनी है। और जब आपने क्वेश्चन को फॉर एग्जांपल प्रेसी को आपने रीडिंग देनी है, ठीक है, अब आपने इसको रीडिंग देना शुरू कर दी, फर्स्ट रीडिंग जब आपने देनी है तो आपने क्या करना है कि जिस तरह से ये पर्सन है इसने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, यानी जो इसको आप पॉइंट है वो इसको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है, जिसके गिर्द ये बात घूम रही है उसको आपने अंडर पॉइंट हाईलाइट करते जाना है। और जो जो आपको वोकैबुलरी डिफिकल्ट लग रही है उसके ऊपर आपने वन ट्रू नंबर्स कर जो लिखते जाना है, ठीक है, थ्री, इस तरह से आपने स्मॉल करके लेड पेंसिल से आपने 3 4 5 6 जो है वो आपने लिख लेना है, ठीक है। और इसी तरह से आपने ये फुल जो है रीडिंग देनी है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा होता है, उन्होंने लिखा है मेक ए प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, यानी जो नीचे पैसेज दिया हुआ है उसकी प्रेसी लिखें, एंड सजेस्ट ए सूटेबल टाइटल। और यानी इसकी दो पार्ट है, एक तो इसको प्रिसाइज करना है और दूसरा इसको टाइटल भी देना है, ठीक है। अब होता क्या बच्चे कि इसके ऊपर जब हमने बाकायदा प्रेसी को सॉल्व करना है, मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि प्रेसी का जो टाइटल है वो कैसे तलाश करते हैं, ठीक है, किस तरह से ढूंढा जाता है, हमें कैसे पता चलता है कि प्रेसी का टाइटल कौन सा है, ओके। और उसके बाद जो है वो हमें कैसे पता चलेगा कि किसके बारे में है और उसको कितने वर्ड्स का जो है टाइटल बनाते हैं। और फिर ड्राफ्ट के अंदर बाकायदा ड्राफ्ट 1 ड्राफ्ट 2 ड्राफ्ट 3 के अंदर हम इस तरह से करके बच्चे हमने जो है क्या करना है इसको सॉल्व करना है। उसके बाद है पीएमएस के अंदर होता है लास्ट जो है वो क्वेश्चन, यानी ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर था वो एक ट्रांसलेशन का था, एक प्रेसी का था, दूसरा ऐसे का था और थर्ड लेटर या एप्लीकेशन का था। उसके बाद जो है वो जितने थे वो 10 से कम थे, 10 5 इतने, ठीक है। तो आपने क्या करना है बच्चे, आपने कोशिश करनी है कि जो आपका क्रिटिकल पार्ट है उसको आपने आराम से सुकून से पहले कर लेना है, ठीक है। या फिर अगर आपको ग्रामर समझ आ रही है तो आपने पहले उसको अटेम्प्ट कर लेना और देन आपने सुकून से इस चीज़ को करना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है बच्चे कि इसमें जो ट्रांसलेशन का पैराग्राफ है उसको आपने रीडिंग जब देनी है बेटा, ठीक है, उसमें भी आपने जब इसको हाईलाइट करना है तो इसमें आपने क्या करना है, इसको हाईलाइट करके जो आपको फॉर एग्जांपल जैसे ये है जोग्राफियाई महल वकूफ़, ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है आपको इसका नहीं पता, मीनिंग नहीं पता आ रहा इसका कॉन्टेक्चुअल, तो आपने इसको हाईलाइट कर देना है कि मुझे इसका मतलब पता नहीं चल रहा, ठीक है। फिर आपने जो है वो यहाँ पे जो उसके बाद जो है वो इसको रीड करना है, पूरे पैराग्राफ को रीड करना है। और रीड करने के बाद सम टाइम ऐसे होता है कि एग्जामिनर क्या करता है कि एग्जामिनर ऊपर लिख देता है कि ये इसकी ट्रांसलेशन करें और अच्छा वो जुडिशरी में होता है, अच्छा सीएसएस में नहीं होता। अच्छा, उसको उसमें आपने क्या करना है, उसको हाईलाइट कर लेना है। अब प्रेस इसके अंदर क्या होता है बच्चे, इसके अंदर ये चीज़ होता है कि सम टाइम इसके लिटरल जो है वो मतलब नहीं निकालने होते, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं वो वर्ड बाय वर्ड मतलब देखें, हम दुनिया की पहली कौम नहीं है, हम यानी वही दुनिया यानी वर्ल्ड, पहली फर्स्ट कॉम नेशन, नॉट वी आर नॉट द फर्स्ट नेशन ऑफ, यानी हम जो है वो पहली कॉम नहीं है जिससे अपने ओन जोग्राफी में लिटरल सम टाइम ऐसे होता है बेटा कि इसमें जो है वो सम टाइम ऐसे होता है बच्चे कि इसमें आपने कॉन्टेक्चुअल जो है वो आपने क्या करनी होती है, ट्रांसलेशन करनी होती है। इंशाल्लाह जब हमने इसको सॉर्ट आउट करना है तो उस वक्त जो है मैंने आपको डिटेल में इंशाल्लाह इस चीज़ को समझाऊंगी कि इसको किस तरह से आपने लेकर चलना है, कॉन्टेक्चुअल जो है ट्रांसलेशन कैसे होती है और लिटरल ट्रांसलेशन किस तरह से होती है और इसमें प्रोवर्बियल्स किस तरह से हैं, और वन बाय वन हमने इसको डिस्कस करना है।
तो बच्चे ये जो था ये हमारा था ओवरऑल जो है वो आज का पेपर 2020 का। और मैं आपके साथ बेटा शेड्यूल जो है वो डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है? उसके हिसाब से हमने इसको वन बाय वन जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है?